surface areas and volumes. Ground water हो गया. स्टैटिस्टिक्स देखो, कितने दिन बाकी है पेपर में? स्टैटिस्टिक्स निकालें. चलो एक कर लेते हैं उनका. Now, that is सांख्यिकी. संख्या जानते हो ना, नंबर. So the branch of mathematics which deals with collection of data, arrangement of data and representation of data is known as statistics. The branch of, repeat करो नोएल, बोलो. हाँ, सुनो नहीं, बात करो पहले उससे. आते ही अभी तुम्हें बतास लगी है. So that is the branch of mathematics which deals with. हाँ अभिषेक, बोलो, सेंटेंस कंप्लीट करो. Arrangement of data, representation of data. हाँ, For कैसे तुमने सुन लिया? Deals with collection of data, arrangement of data, and representation of data is known as statistics. If data is collected by individual itself, अगर खुद ही कोई कलेक्ट करे, ठीक है, फ्रॉम ए ग्रुप, then it is called primary data. जैसे कि क्लास टीचर कलेक्टिंग मोबाइल नंबर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ 9th B. तुम किस सेक्शन में हो? हाँ, सो क्लास टीचर collecting blood group of 9th B students. ठीक है, या Romil collects the number of children in a colony data कि कितने के बच्चे किस किस रेफरेंस से वो चंदा इकट्ठा करेगा. So Romil collects number of children
in different houses of colony. इसी तरीके से दिव्या राइट्स डाउन द नंबर ऑफ पेजेस इन वेरियस NCERT टेक्स्ट बुक ऑफ 9। वो सब में लिख रही है, मैथ्स में 200 पेज हैं और SST में इतने पेज हैं, एक कागज़ में लिख रही है, तो कितने की रद्दी बिकेगी। सो दिव्या, ठीक है, नाउ writes down number of pages in various subjects of NCERT textbook. Secondary data, if data is collected from some media, newspaper which was earlier collected for some other purpose, लेकिन हम वहाँ से उठा लें, जैसे कोचिंग सेंटर वाला जाए, कहे प्रिंसिपल को लीजिए 5000 का बुक है आपके लिए लाएँ, ये सब कुछ पर्क्स हैं, ले लिया, बच्चों के मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, फिर वहाँ अपना भेजेगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, समझें। तो वहाँ से उसने कलेक्ट कर लिया, तो उसने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया, उसने खुद नहीं कलेक्ट किया घर जा जाके, नहीं। सो सेकेंडरी डेटा क्या होता है बताइए। Secondary data is that data which is collected from newspaper या और कुछ कहीं पर भी हो सकता है, जो प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग भी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है कि नहीं, कि अलग अलग कितने जगह क्या लिटरेसी रेट है, अलग अलग स्टेट में क्या लिटरेसी रेट है, ऐसा होता है कि नहीं। तो वहाँ से न्यूज़पेपर से कर, टेलीविज़न या मैगजीन, या फिर आप किसी रेफरेंस बुक, बाजार में बड़ी सारी रेफरेंस बुक भी मिलती है, और रेफरेंस बुक which was earlier collected for some other purpose, लेकिन आप अब उसको यूज करके किसी और काम में लाना चाहते, which was earlier collected for some other purpose। अब जरा देखो What does it mean? इसका एग्जाम्पल अब क्या है, द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल इन कर्नाटका। तो ये चीज़ तो मैं खुद तो नहीं जाऊँगा ना कलेक्ट करने के लिए, तो ये कहीं से कलेक्ट कर लो कि लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल इन वेरियस cities of Rajasthan। तो जैसा जहाँ का लिटरेसी रेट हो उसी के हिसाब से आप वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजो, जहाँ बिल्कुल गांव के लोग रहते हो वहाँ ठेठ गंवार भेजो, कि जो हमारी कंपनी का प्रचार, जहाँ पढ़े लिखे हैं वहाँ सूट बूट टाई में भेजो, उसके आधार पर आप भेजिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी। It is number of times a particular data occurs। For example, marks, जो marks है वो data है, that is 20 marks, 25 marks, 29 marks, और number of students, ये frequency है। दो बच्चों के 20 मार्क्स आए फ्री, और ये क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, और इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ से। डेटा क्या होता है, एनी इंफॉर्मेशन विच इज इन मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकली जिससे एक्सप्रेस किया जा सके।
मैं कहूँ कि उत्कर्ष बहुत सच बोलता है तो ये डेटा नहीं हुआ, बहुत सच, इसको कैसे कोई रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट वर द एनुअल एग्जाम्स मार्क्स ऑफ उत्कर्ष इन मैथमेटिक्स, तो ये डेटा बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स तो एक नंबर है ना. सो द डेटा विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैथमेटिकल फॉर्म, एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैथमेटिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा. एनी इंफॉर्मेशन, अगर मैं ये कहूँ कनिष्का मिश्रा के घर में बहुत सुख शांति है, तो क्या ये डेटा हुआ? सो एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैथमेटिकल फॉर्म. समझ में आ गई बात कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, टैली मार्क्स क्या होगा? इट इज मेथड which facilitates ठीक है अकाउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये मदद करती है फ्रीक्वेंसी निकालने में. इन दिस इट इज ग्रुप ऑफ 5 लाइन्स, 4 खड़ी और एक बेड़ी, ऊपर तो नहीं जाएगी. तो ग्रुप ऑफ 5 लाइन्स रिप्रेजेंटेड है. ये इस तरीके से रिप्रेजेंट नीचे जाएगी. और अगर मान लो इसके बाद 3 कर दिया, सो दिस है. इसका क्या मतलब है? सो इज फ्रीक्वेंसी 8. इसका क्या मतलब है? ऐसा तो आप लोग पहले कर चुके हो ना. आगे देखिए, नाउ व्हाट इज रॉ डेटा? द डेटा पीछे वाला रखना. ओके, तुमको बहुत धीरे लिखती है. चलो ना, सो रॉ डेटा का क्या मतलब है? द डेटा विच इज नॉट अरेंज्ड इन एनी मैथड. उसे नॉट अरेंज्ड, दैट इज किसी भी तरीके से, नाइदर इन ग्रुप, नाइदर इन क्लास, नाइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और नाइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो किसी तरीके से अरेंज ही ना हो. तो उसको जैसे कहेंगे बच्चों के 10 मार्क आए, 2, 3, 5, 1, 0, 6, 9, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कितने, क्योंकि ये कोई अरेंज ही नहीं है. अरेंज होता तो हम कहते भाई इतने फीसदी बच्चे हैं और इतने स्कॉलर हैं, लेकिन किसी तरीके से अरेंज है. तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा? रेंज ऑफ डेटा क्या हुआ? इट इज डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम डेटा, जो भी हाईएस्ट डेटा है, एंड मिनिमम डेटा. तो अब ऊपर में देखें तो रेंज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम मार्क्स और माइनस मिनिमम मार्क्स. तो मैक्सिमम मार्क्स उत्तर से यहाँ कितने हैं? ध्यान से देखो, रॉ डेटा है, पता नहीं चलेगा, फिर भी देखना पड़ेगा. और मिनिमम कितने हैं? मान लो 0 नहीं लिखते हैं तो 1 करना पड़ेगा. तो कितना रेंज है? जो सबसे कमजोर बच्चा है, जो सबसे तेज बच्चा है, उनके बीच में 9 नंबर का अंतर है. नाउ डेटा कैन बी
अगर मान लीजिए डेटा दो तरीके से हो सकता है, एक अनग्रुप्ड डेटा हो सकता है और एक ग्रुप्ड डेटा हो सकता है। ये देखो, सो डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू मैनर। अगर मैं ये कहूं कि नोएल कनिका की ओर मुखातिब है, तो क्या ये कोई डेटा हुआ? नहीं बना। डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहां देखो, अनग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड, और दूसरा क्या है? ग्रुप्ड। देखो एक्सरसाइज तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी जानकारी तो देनी चाहिए ना। हम वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बेसिक चीज़ बता दें। ये सब पहले हुआ करता था, अभी डिलीटेड है, बट आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, कहीं आ जाए तो पता चल जाए फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या नहीं। तो अनग्रुप्ड डेटा क्या है? जैसे मैं अगर कहूँ कि मार्क्स और स्टूडेंट्स, जैसे 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, फिर 13 मार्क्स 1 स्टूडेंट के हैं, 17 5 स्टूडेंट्स के हैं, और इसी तरीके से 23 4 स्टूडेंट के हैं, 25 1 के हैं, और 31 के हैं। तो इसमें हमने कोई ग्रुपिंग नहीं की है, पता नहीं चल रहा है ना। प्रिंसिपल देखेगा तो उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बात सही है कि कम से ज़्यादा नंबर क्यों रहे, लेकिन ये ग्रुपिंग नहीं है। अब कोई अगर ये कह दे, आप ऐसा भी ले सकते हो, मान लो 7 मार्क्स, ये 30 नंबर का पेपर था, तो ग्रुप डेटा में क्या हो सकता है कि ऐसा कोई कह दे कि भाई 0 से 10 नंबर कितने बच्चों के आए बताओ, यहाँ से देख के बताओ। 0 तो यही तो आएगा अकेला, 7 बच्चों के नहीं आए, वो तो मार्क्स हैं, बच्चे यहाँ हैं, तो कितने बच्चों के आए हैं? 2 बच्चों के आए। अपर लिमिट नहीं इंक्लूड होती कभी भी। अगर मान लो यहाँ 10 मार्क्स होता तो इसमें नहीं इंक्लूड होता, अगले में होता। किसी भी क्लास में, ये क्लास है, ये क्लास कौन सी है? 0 से 10 की क्लास है। अब 10 से 20 क्लास इंटरवल, 10 से 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं देखो जरा, आप बताइए। ये सही बता रहे हैं कि 6, क्योंकि इन्होंने पूरा काउंट कर लिया ना। 10 से 20 में 13 भी आ रहा है, 17 भी। भाई आप ध्यान से देखो, वो कितना देख रहा है, आगे बैठा है, तो कितना आया? 6। और 20 से 30, तो 20 से 30 में कितना आ गया? ये सभी आ गए। अब ठीक है, अब चूंकि अपर लिमिट लास्ट वाले में इंक्लूड होगी और किसी में नहीं होगी। लास्ट, जब ये तो लास्ट हो गया ना, तो कितने बच्चे हुए? 6। अगर मैं ऐसे करूं तो उस डेटा को क्या कहेंगे बताओ? ग्रुप्ड डेटा। और जो अलग अलग दिए हों, जिसको क्लास में न बदला जाए, उसे क्या कहेंगे? अगर तुम प्रिंसिपल के सामने ऐसे लेके जाओगे, ये पूरा पेज लिख के देखो, सर हमारे यहाँ इतने इतने बच्चों के इतने इतने आए, राहुल के इतने इतने, और 60 बच्चे हैं, वो तुमको भगा देगा टीचर को। अगर निकलो, आधा मिनट का टाइम है तुम्हारे, तुम ये ले, इसको क्या पढ़ें? अब कोई ग्रुपिंग करके ले जाएगा कि 0 से 10 इतने के और ऐसे ऐसे, तो वो 1 सेकंड में देख लेगा हाँ तुम्हारे क्लास का क्या रिजल्ट है। और तीसरा, और उससे अच्छा टीचर स्मार्ट, वो बार चार्ट या पाई चार्ट, देखो सर ये आ रहा है, मिश्रा जी आप तो कमाल करते हैं, समझ आया कि नहीं? ये चीज़ होगा। तो अगर डिस्क्रीट डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब है छिटका हुआ डेटा। ये कैसा डेटा है? डिस्क्रीट, अलग अलग। और ये कैसा है? नाउ क्लास इंटरवल आप समझ गए, 0 से 10 ये डिफरेंट क्लास है, तो ये पहली क्लास है, सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ठीक है। और किसी भी क्लास इंटरवल्स की ये लोअर लिमिट भी होती है, और किसी भी क्लास इंटरवल की एक अपर लिमिट भी होती है। तो ये किस पहली क्लास की ये क्या है? लोअर लिमिट, और ये क्या है? अपर लिमिट। तो मयंक ये मुझे बताओ, क्लास साइज क्या होता है? हाँ,
ये ठीक बताया। जैसा कि मयंक ने हम लोग को बताया, क्लास साइज का मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 10-10 की क्लास साइज बनाई है। कितने की बनाई है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, क्या 10 की क्लास साइज है? तो क्लास साइज क्या हुआ बताइए? अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितने की है? 10 और माइनस 0 तो 10 की हो गई। क्या ये कहना उचित है दिव्या कि दो बच्चों के 10 नंबर आए कि नहीं, या 0 है, वो भी कहना उचित नहीं ना। वास्तव में हमें कोई एक मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम कह सकें कि दो बच्चों के 5 नंबर आए, तब तो ठीक है ना। सबसे बड़े पे जाओ और ना सबसे। अगर मैं कहूँ 6 मार्क्स कितने बच्चों के हैं तो तुम क्या कहोगे? 6 मतलब 15 नंबर आए 6 बच्चों के। 6 बच्चों के कितने नंबर आए? तो वो जो मिड मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज नोन एज, यस, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? द मिडिल, किसी भी क्लास का मिडिल मोस्ट वैल्यू, उसे क्या कहेंगे? तो क्लास मार्क की डेफिनेशन क्या हुई कनिष्का? ये बहुत अच्छा बताती है नोएल। तो जैसे क्लास मार्क, जैसा कि नोएल ने बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर लिमिट दूसरे वाली की ले लो और अपर भी लो और डिवाइड बाई 2 करो, कितना आया? तो कितना आया? तो यहाँ बात समझ आ गई। तो अगर इसके आगे मुझे कई बार आपके एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ क्लास मार्क बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो क्लास मार्क। ये क्लास इंटरवल है, इसका क्या नाम है? क्लास इंटरवल। और ये क्लास मार्क है, इसे एक्स आई कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को बोलो क्या कहते हैं? एफ आई। फ्रीक्वेंसी बताया था कि नहीं? F1, F2, F3 और ये X1, X2। पहले में क्या लिखूं? आप बताइए। तो 0 + 10/2 आप ही ने फार्मूला बताया। और दूसरे में, तीसरे में 25। एक का निकाल के क्लास साइज जोड़ते चले जाओ तब भी क्लास मार्क आ जाएगा। 10-10 जोड़ते चले जाओ, ठीक है। अच्छा, डेटा व्हेन कलेक्टेड, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दिया। आफ्टर कलेक्शन इट इज नाउ ग्रुप्ड। अब ग्रुपिंग के बाद क्या करोगे? नाउ अवर लास्ट थिंग इज टू रिप्रेजेंट। स्कूल में भी तुम्हारे अलग अलग क्लास में दिखाया गया होगा कि पिछले साल क्या रिजल्ट है। ऐसे बार बने होते हैं कि नहीं? प्रिंसिपल के रूम में तो ऐसे बहुत सारे बार चार्ट टंगे रहते हैं। तो दैट इज डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैन बी रिप्रेजेंटेड। अरविंद बताओ कितनी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? एस बोलो। और पाई चार्ट हो सकता है। और बताओ, बार ग्राफ। और बोलो, ये ठीक कह रहे हैं। हिस्टोग्राम, डबल ग्राफ, बार ग्राफ पढ़े कि नहीं? Yes, sir. वो कहाँ पढ़े? 8 में पढ़े हैं। Yes, sir. बार ग्राफ की बॉयज के और गर्ल्स के कितने कितने अलग अलग मार्क्स आए। आपके पिछले और इस साल के मार्क्स का कंपैरिजन फादर करना चाहें तो बार ग्राफ बना दें। और भी कोई मेथड है क्या? लीनियर ग्राफ भी है। हिस्टोग्राम दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो आपके इस पे आ रहा है। पिक्टोग्राफ भी हो सकता है। पिक्चर बना दिया, पिक्टोग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि जैसा कि आपकी ज्योग्राफी की बुक में रिप्रेजेंटेड है कि कितना एरिया फॉरेस्ट का है इंडिया में और कितना जो दूसरी लैंड है, अलग अलग तरीके से। तो ये वाला ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं कि कितना हमने केक से जाइए तो कितना पोर्शन हमारा केक बिका, कितना बिस्किट बिके, ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। या और पेस्ट्री कितने परसेंट है? तो 20% पेस्ट्री बिकती है, 40% ये टोटल 100% हुआ।
अब 20-60 हो गया, 10% बिस्किट बेचते हैं, ये भी कुछ ना कुछ ऐसा लिख लें। तो और भी जो वो बेचता हो XY, तो 70, 80 और 20, इसे क्या कहेंगे? पाई चार्ट। मान लो 5 चीज़ें बेचता है तो ये कहलाएगा पाई चार्ट। दूसरी चीज हो सकती है बार ग्राफ भी हो सकती है। नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज। पेपर मुझे बुक चाहिए नहीं। चलो ओके, एग्जाम्पल 1 देखो। इन ए क्लास सेक्शन ऑफ 9, 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स से कहा गया भाई तुम्हारा बर्थडे कब कब आता है लिख के दो। फिर जिसका जब जब बर्थडे आएगा उसको। सर रेंज ऑफ डेटा मतलब। अच्छा ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 लिखो। तो बच्चों ने अपना बर्थडे लिख के दिया है, ओके, और उसके बेसिस पर टीचर ने एक ग्राफ बना दिया। तो उसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे आता है? तो पता चल रहा 3 बच्चों का बर्थडे आया जनवरी। फरवरी, तो ऐसे ही हम कर करके देख सकते हैं। तो इसमें जरा आप ये देखिए, मंथ ऑफ बर्थ, ये बना हुआ डेटा है, हमें बनाना नहीं है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि फ्रीक्वेंसी है। हमेशा फ्रीक्वेंसी किधर लिखी जाएगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी इस एक्सिस पे, डेटा इस एक्सिस पे, मतलब फ्रीक्वेंसी इस एक्सिस पे। कितने बच्चों के जनवरी में कितने बच्चों के बर्थडे हैं? 3 बच्चों के। तो 3 बार तुम्हें पेस्ट्री खाने को मिलेगी। और मान लो फरवरी में तुम्हें कितनी बार मिलेगी? चेक करो, 4 बार तुम्हें पेस्ट्री। 4 दिन तुम्हें टिफिन नहीं ले जाना है। और मार्च में 2 दिन तुम्हारे घर का खाना बचेगा, ठीक है। अप्रैल में 2 दिन का बचेगा। मई में घाटा ही घाटा, छुट्टी हो जाती है। और मई में ही सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, तो 5 का नुकसान है, 5 पेस्ट्री का। जून देख लो, जून में भी नुकसान ही होगा तुमको, 1 पेस्ट्री का नुकसान। फिर उसके बाद जुलाई में फायदा, अगस्त फायदे का महीना, 6 पेस्ट्री। अगर रक्षाबंधन न पड़ा, त्योहार पड़ गया तो फिर वो भी पेस्ट्री गई। 6 7 7वें महीने में 3, सितंबर में 8 4 8, फिर ऐसे ही सितंबर 4 4 4, फिर 4 4 4 4 4 से ऐसे। तो अब अपनी बुक को देखते हुए बताइए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर? तो पहले का आंसर है 4 और सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगस्त में हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 में फैमिली की यहाँ पर डिफरेंट कमोडिटीज है कि किस किस हेड में कितना कितना पैसा खर्च किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा। नीचे का हो गया है? ये सर ये मेरे बुक में नहीं है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, उसी में से तो डिलीटेड है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, सब कुछ सब में है। जो एग्जाम्पल 2 निकालो। तो पूछा गया है कि जो ग्रोसरी है उसको हमको रिप्रेजेंट करना है कि कितना कितना है। तो अपनी कॉपी में बनाओ, ऐसे स्केल ले लो,
स्केल में 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर छोड़ना और 1 सेंटीमीटर छोड़कर 1 1 पे इधर भी बना, क्योंकि जितनी विड्थ बार ग्राफ की होगी उतना ही छोड़ना भी है। ध्यान दो, जितनी विड्थ होगी उतना ही छोड़ना भी है। और पहला बार यहाँ से हट के बनेगा। तो बताओ ग्रोसरी में कितने हजार खर्च करता है वो परिवार, जबकि 20,000 कमाता है। 4,000 रुपया ग्रोसरी में खर्च कर दिया। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ भी स्केल से करना, ये नहीं कि यहाँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर देना, स्केल से प्रॉपर होना। रिप्रेजेंटेशन बहुत स्किल का बात होती है, और जो बच्चा सबसे अच्छा बार बनाता है ग्राफ, उसी को टीचर ये काम देते हैं, क्योंकि उसे स्कूल में डिस्प्ले करना होता है। तो 4,000 ये दैट इज एक्सपेंडिचर इन 1000 इन 1000 रुपीज, और रुपीज ये हो गया। तो ग्रोसरी यहाँ लिख दें, ग्रोसरी। ग्रोसरी का मतलब घर का जो भी राशन पानी है। 5,000 रुपया तो रेंट में ही चला जाता है। आप क्या करोगे? एजुकेशन में बच्चों के, सब बच्चे आकाश में पढ़ते हैं, 5,000 चला गया। इतना बढ़िया था, इतना सस्ता। जो गरीब बच्चे हैं वो जायसवाल क्लास में पढ़ेंगे, और मेडिसिन में 2। जब हम पहले 11th 12th पढ़ाते थे ना, तो बहुत सारे बच्चे आकाश छोड़ छोड़ के मेरे पास आते थे पढ़ने। उनको मैंने बहुत अच्छा बना परसेंटेज दिया। फ्यूल में 2,000 गया। और एंटरटेनमेंट, सलमान खान की पिक्चर 1,000 रुपए में देखी, PVR में बैठ के। और साथ में मिसलिनियस, बुआ जी आ गई, तो 1,000 रुपए में उनको जोधपुर घुमाया। रेंट, इसको शेड करना पड़ेगा, जिससे ये पता चले ये अलग अलग बार हैं। कुछ लोग इसे अलग अलग कलर से भी शेड करते हैं, जिससे दिखने में अट्रैक्टिव लगे। ये मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है कहीं का। तो रेंट, एजुकेशन, these are the various heads. Medicine, fuel, entertainment, और miscellaneous. These are the various heads. लिख दो heads. मतलब इन मदों पर इतना इतना खर्च हुआ। अब देखो, इसमें आपको और कुछ नहीं पूछा गया है, तो हमने ये जो ड्रॉ किया है नमन, ये क्या है? ये पाई चार्ट है कि बार ग्राफ? तो आप ये लिख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर कितना हुआ है? 1,000 रुपए। इसके ऊपर लिख लो स्केल, ये लिखना जरूरी है, इसमें नंबर हैं। सर मुझे वो किंग वाला समझा दीजिए। किंग कभी नहीं है, अभी जब आगे आएगा तब अगले क्वेश्चन में, अभी आएगा। बार ग्राफ में किंग, आगे वाला नहीं आया। आगे वाला भी बता दें, किंग वाला बता देंगे आगे आ रहा, ठीक है? अगला देखो। नाउ देखो, तुमने बात करी और आगे आ गया हिस्टोग्राम निकालो। ये पेज है हिस्टोग्राम की हेडिंग किसी की। Now, okay. So, हम लोग
छुट्टी हो जाता है। नाउ एक्सरसाइज का पहला दूसरा क्वेश्चन बाकी हम थोड़ा बताएंगे। ये लो। एक्सरसाइज 14.3 है। क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, चलो नाउ देखिए क्या क्या कहा गया है, लिखने का काम पीछे कर लेना। आपको बहुत ये बताया गया है कि जो फीमेल हैं उनका फर्टिलिटी रेट क्या है, उनकी मृत्यु दर और किस किस वजह से वो उनकी डेथ हुई है। कुछ डिलीवरी के टाइम में, कुछ न्यूरोसाइकिक रीजन की वजह से, साइकेट्रिक कंडीशन, उनको किसी तरीके की मानसिक रोग था, इंजरीज की, कार्डियोवास्कुलर दैट इज दिल के धड़कन रुक जाने की वजह से, रेस्पिरेटरी दमे की बीमारी की वजह से, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन बच्चों को जन्म देते समय। तो आपको ये जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर, उसके ऊपर ग्राफ बनाना है। क्या आप मुझे बताएंगे कि इज एक्सरसाइज 12.1 या 14.3 ओल्ड और न्यू बुक में, तो आप इसको ऐसे ग्राफ बनाएंगे जिसमें बार ग्राफ आपको बनाना है और इसमें आपको 40% तक लेना है। सुनो, तो आप 10 ले लेना, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फीमेल फर्टिलिटी रेट। जो बाद में दिया है उसे वाई एक्सिस में लेना है, वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो फीमेल फर्टिलिटी रेट और यहाँ परसेंटेज लिख देना। अच्छा, नाउ इसके बाद 1 सेंटीमीटर लेना और 1 सेंटीमीटर में जो बार बनाना वो 1 सेंटीमीटर ऐसे बार बनाना। जो भी बनेगा वो मैं हाइट नहीं दिखा रहा हूँ, हाइट तो आपको दिखानी है। अच्छा, जैसे 13.8 है
तो तुम 30.8 नहीं दिखा पाओगे। 30.8 को कैसे दिखाओगे बताओ? 31 पे दिखा देना बस। 0.8 को थोड़ी ना दिखाया जा सकता है, चाहे तुम्हारे पास कितना भी बड़ा ग्राफ हो जाए। कोई तुम 100 भी होगा तब भी नहीं दिखा पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे 4.1 को भी 4 दिखाना। हाँ जैसे 31.8 है तो 32 दिखा देना, 5 से ऊपर है तो एक बढ़ा के कर देना 32। तो ये सब दिखा देना। और यहाँ क्या लिखोगे बताओ? यहाँ कॉजेस लिखोगे, ओके। और जो इसके आंसर है पीछे 1 नंबर क्वेश्चन डाल के उनके आंसर लिखना। पीछे प्लेन पेपर है तो वहाँ आंसर लिख देना। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है कि वैसे जो हमारे देश में मेल वर्सेस फीमेल में हमेशा मेल ज़्यादा है, क्योंकि जो लड़कियों को लोग अबॉर्ट कर देते हैं किसी न किसी रीजन से, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया गया बताओ सेकंड क्वेश्चन में? अच्छा, यहाँ स्केल में क्या डालोगे? वाई एक्सिस में क्या है बताओ? 1 सेंटीमीटर में कितना है बताइए? 10%, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से करिएगा। लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा कि कनिष्का मिश्रा क्या कह रही थी सेकंड क्वेश्चन में? हमारा जो डेटा है क्या वो 920 और 910 से शुरू है, तो तुम किंक बना देना, क्योंकि तुम अब 0 से तो शुरू नहीं करोगे, शुरुआत तुम 900 से करना। कहाँ से करना? किंग का मतलब हमने शुरू का छोड़ दिया जो हमारे महत्व का था ही नहीं। तो 900 फिर अगला कितना होगा? या तो 0 से शुरू कर रहे हो लगातार, तब तो किंग नहीं बनेगा। और तुम्हारे जैसे इस क्लास के बच्चे 40 किलो या उससे ऊपर के हैं, तो तुम 40 तक का क्यों ग्राफ बनाओगे? वो ग्राफ खाली नहीं दिखेगा प्रिंसिपल के यहाँ। तुम्हारे यहाँ है ही नहीं कोई 1-2 किलो का बच्चा जो 9th में पढ़ रहा हो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें 40 तक के लिए किंक बना देना चाहिए, तो ग्राफ भरा भरा दिखेगा। तो 900 का क्या मतलब है कि 1000 लड़कों में 900 लड़कियां। ऐसा भी कोई सेक्शन है इसमें जिसमें 970 लड़कियां? बताओ जरा। क्या वो शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी लोग लड़के लड़कियों में भेद नहीं करते? उनमें दहेज प्रथा भी नहीं है, बल्कि लोग लड़कियां ले जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारा पैसा ससुर को देते हैं। 930, 940। जब सीता जी ब्याही थी तो 6000 बैलगाड़ी सोना जनक जी को दिया था। जनक इतना तो हमें पता नहीं कौन थे। वो दिल्ली में जनक सिनेमा है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर आप कमोडिटीज बनाएंगे। कमोडिटीज में क्या है? 940। तो 940 कौन सी है? 1 सेंटीमीटर ही छोड़ना, इधर ध्यान दो। 1 सेंटीमीटर छोड़ा और इनके बीच भी 1 का ही गैप हो, जितनी विड्थ उतना ही गैप। तो 1-1 सेंटीमीटर के डॉट बना लेना और फिर ऐसे बनाते जाना। और फिर अब यहाँ पर स्केल क्या लिखोगे बोलो? वाई एक्सिस अवश्य लिखना। वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10। और यहाँ क्या लिखोगे? नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता क्या चलेगा तुम ग्राफ क्या बना रहे हो। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज पर 1000 बॉयज। और ये क्या है बताओ? सेक्शन। सारे सेक्शन का नाम लिखना। ये कौन सा सेक्शन है? SC, फिर ST, ऐसे लिखना। यहाँ पर क्या लिखोगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ऐसे सब में लिखना। चलो स्टार्ट करो और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको जवाब दो। चलिए, स्केल का यूज करिए। स्केल सबके पास होना चाहिए।
हाँ, किसको ठंडी लग रही थी? ठंडी लग रही स्विंग में डाल देते हैं अब तुम्हारी तरफ से, ठीक है? ऐसे थोड़ी शादी थोड़ी प्लांटेशन सही है। हाँ, वो आइडिया लग जाएगा नहीं कहाँ लगेगा। हैं सो 10, 20, 30, 40, 50 सीट्स, 60 सीट्स और 70 सीट्स। 70 से ऊपर भी जीती हैं क्या? 80 तक, तो 80 सीट्स जीती हैं। तो अब यहाँ 1-1 पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। सेकंड में सेकंड का सेकंड देख रहे हैं। सेकंड में क्या है? इन द हाँ, what conclusion can be arrived? तुम्हें इससे क्या पता चलता है कि there is very less discrimination between male and female in scheduled tribe section। ऐसा लिखो, मतलब वो लोगों में भेदभाव नहीं है लड़के और लड़कियों के बीच में। शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी समुदायों के बीच में, जो जंगली में नहीं रहते, वनवासी जातियाँ। तो अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन में कैसे करोगे? ए पार्टी ने कितनी सीट जीती हैं? ये बीजेपी है, इसने 75 सीट जीत ली, ए पार्टी। बी पार्टी ने कितनी सीट हैं? 55, कांग्रेस है, तो ये 55 दिखा देना ए बी। ऐसे सी को दिखा देना, तो सारी पार्टियों के नाम लिखना सी डी, और यहाँ लिख देना पॉलिटिकल पार्टीज। इसका भी ग्राफ बनेगा, कुछ सीटें इसने जीती, कुछ इसने जीती। तो यहाँ लिख देना पॉलिटिकल पार्टीज, सीट्स 1, और स्केल क्या लिखोगे? वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स। ये चीज हो गई। अब जरा देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? क्या इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास इंटरवल दिया गया है? फोर्थ अभी कराएंगे, फोर्थ में उसे कंटिन्यूअस बनाना है। तो पहले आपको थोड़ा सिंपल कराएंगे, फिर उसके बाद ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा? फिफ्थ हिस्टोग्राम बनेगा। देखो कह रहे हैं हमने नियॉन बल्ब खरीदे। नियॉन बल्ब समझते हो? जैसे वो साइन बोर्ड लगते हैं बाहर कि पंजाबी ढाबा, उसमें जो बल्ब लगा होगा वो कौन सा बल्ब होगा? नियॉन। और कुछ रंगीन बल्ब भी होते हैं, कलर्ड भी होते हैं, ऑरेंज या ब्लू। तुम सरदारपुरा जाओ, बहुत सारे दिख रहे हैं, वो सब नियॉन बल्ब। लेकिन कुछ ऐसे जो तो 300 से 400 घंटे ही चले हो और फिर फ्यूज हो गए। और कुछ अच्छे किस्मत वाले दुकानदार थे, उनके बल्ब 1000 घंटे तक चले। तो कितने ऐसे लैंप्स थे जो 14 ही घंटे में बुझ गए? 14। तो इसके लिए ये वाई एक्सिस है, और इसमें क्लास इंटरवल बनाइए 300 to 400। तो आप यहाँ किंक बनाओ। जो सबसे पहले दिया गया है वो एक्स एक्सिस होती है, ये बात तुम्हें पता है क्या? और जो बाद में दिया है वो क्या होती है? वाई, क्योंकि एक्स पहले आता है अल्फाबेट में और वाई बाद में। तो जो पहले वही एक्स होगा। ये देखिए, तो ये 1 सेंटीमीटर पे यहाँ लिखो 300, और यहाँ क्या लिखो? तो 300 to 400। फिर यहाँ क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर पर? बिल्कुल सेंटर पे लिखना 600, 700, 800, 900 और 1000 घंटे। तो इसमें तो गैप की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि 400 से 500 अगला है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ्स आर मेड कंपैक्ट, तो क्लास को दर्शाता है। ओके नाउ अब जरा देखो कितने घंटे चले। 300 से पहले तुम अगर यहाँ पर 0 से 100 200 बनाओगे तो ग्राफ अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा ना, उतना खाली लगेगा। तो इसलिए किंक बना दिया। क्या बना दिया, जिससे सुंदर लगे। मेनली रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। अच्छा 14 बल्ब हैं तो आप चाहो तो 10 ले सकते हो। सर हाँ तो क्या क्या दे दिया बताओ। 10 20 30 अभी ले रहा हूँ, 40 50 60 और 70 80 भी जा रहा है और 90 भी जा रहा है। ये देखो जो 300 से 400 घंटे चले वो बहुत कम बल्ब होते। 14 बल्ब बना देना, ये हिस्टोग्राम है। बोलो 400 से 500 को क्या बनाओगे, 56 कैसे बनाओगे। ये 56 हो गए, 56 तक जाएगा ये, और ये 14 तक जाना है। बोलो 500 to 600 क्या है, 60 तक जाएगा, इसको 60 तक ले जाना। ऐसे सारे ग्राफ बनाना। और यहाँ क्या लिखोगे इस साइड में, दैट इज लाइफ टाइम। जो पहले लिखा है वही लिख दो, ज्यादा सोचना नहीं है। लाइफ टाइम इन आवर्स, यहाँ वो लिखिए। और नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स, और यहाँ स्केल y एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज 10 लैम्प। और ये बताओ x एक्सिस में क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ से देख के बताओ। हाँ 100 क्या, 100 आवर्स। सो दोनों इसमें दोनों चीजें लिखी जाएंगी। एक्स एक्सिस में आवर्स में लिखना और वाई एक्सिस में 10 लैम्प। और बाकी ये हिस्टोग्राम कहलाता है जो इस तरीके से बनता है, इसमें गैप नहीं छोड़ा जाता है। तो आपको थर्ड एंड फिफ्थ करना है, पुरानी वाली कागज जमा करना है। हो गया ना ये, हो गया। करो इसको जमा कर सर एक और चलिए नमन लेट कर रहा है। आप हिस्टोग्राम बना के दे दें, आपके पास समय का अभी अगली क्लास बना दोगे ना, बहुत अच्छे। हाँ चलो यही दोनों कर लो, 3 5। हाँ जमा करो। थर्ड एंड फिफ्थ करो।